दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मौर्य एवं द्विवेदी लेखक के पुस्तक परीक्षा वाणी, जो कि पॉलिटी की एक बहुत अच्छी किताब है। उसमें हमें आज पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। इसको हम रोज़ एक चैप्टर इसमें करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। तो इसमें लिखा है कि भारत का संविधान एक दिन की उपज न होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाशपुंज है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वटवृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई है। दोस्तों, ये बुक है जो सभी एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेगी आपके। इसमें देखो, परीक्षा दृष्टि से जो मेन पॉइंट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुई थी? तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो वो सूरत से। इसके बाद इसमें दिया है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? तो वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और वॉरेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन थे? तो इसमें कौन कौन पार्षद थे? फिलिप फ्रांसिस, क्लूवेरिंग, मानसन एवं वर्नेल। और उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित है थी? तो ये है गवर्नर जनरल एवं 24 सदस्यीय परिषद में। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो वो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था उस समय? तो उस समय 4 सदस्य थे और मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? तो एल्बर्ट ने कहा था। तो ऐसे करके इसमें मेन पॉइंट दिए गए हैं जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति सेक्रेट कमेटी की सिफारिश पर पारित इस एक्ट द्वारा कंपनी के प्रशासन में अमान्य परिवर्तन किया गया। यथा इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया और सुनिश्चित शासन पद्धति का श्री गणेश किया। तो ऐसे करके इसमें मेन पॉइंट दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें महत्वपूर्ण एक्ट दिए गए हैं, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बढ़िया समझा रखा है। एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट 1781 बढ़िया दे रखा है। इसमें देखो, इसमें लिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया था। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट में जो जो कमियां रह गई थी, उस एक्ट की कमियों को सुधारने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इसे संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं, अमेंडमेंट एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या लिखा है कि यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसके मुख्य पॉइंट क्या थे? इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में जो महत्वपूर्ण बात वो भी थी कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई थी इसमें। और इस परिषद को भारत में प्रशासन, राजस्व, देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई थी। और इसमें प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी। और केंद्रीय शासन की अनुपालना न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार था। और भारत में नियुक्त अंग्रेजी अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये सब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही हुआ था। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भी कर्मचारी वो है जो गिफ्ट नहीं ले सकता। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को देशी राजाओं से युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया था। मतलब आप युद्ध और संधि
नहीं कर सकते बिना स्वीकृति के। ये सब पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ था। इसके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए साइड में, हर एक्ट के साइड में देखो, ये परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इसमें दे रखे हैं। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो वो था 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? तो वह भी यही था, 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, अभी जो हमने जैसे पढ़ा था। और कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध भी पिट्स इंडिया एक्ट में लगा था। और नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान ये 1793 का राजलेख के तहत हुआ था। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? तो ये 1813 का राजलेख प्रदान करता है। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई थी? तो वो 1 लाख रुपये थी। और किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? तो वो था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये था हमारा आज का सेशन। बताइए आपको कैसा लगा, ताकि हम आगे भी इस बुक में से आपको मुख्य मुख्य पॉइंट बताएं और जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो। तो धन्यवाद।